स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, कृत घनता के साथ दयालुता लौटाना। यह बात है, मौत की इतनी प्रबल उपस्थिति ज़ॉम्बी शहर में कैसे आए? जल्दी जगह घेरो, जगह घेरो। घर के बाहर से तेज आवाज आई, मानो कोई मैजिशियन आगे हो। कुछ ही समय बाद दुधिया सफेद किरणें आकाश में चमक उठी। उस स्थान पर चमकने वाली, शुद्ध करने वाली लाइट ने मृत्यु की उपस्थिति को पूरी तरह से साफ कर दिया। धिक्कार है, वे यहाँ इतनी जल्दी आ गए। उत्सुकता से फेंगू ने गुस्से में कोसा। फेंगू ने अपने आसपास नजर डाली और महसूस किया कि उसने केवल 7 या 8 ग्रामीणों को ही मारा है। इसके अलावा जिन लोगों ने चीफ प्रेमा सहित उसके लोगों को भगाया था, वे अभी भी जीवित थे। फेंगू ने समीक्षा को बुरी नजर से देखा। यदि यह महिला उसके कार्यों में हस्तक्षेप ना करती तो मैजिशियन जो बेवकूफ बन गया था अपने जीवित लोगों को मरने से रोक नहीं पाता, क्योंकि वे शहर के अंदर थे। फेंग जिन ज़ॉम्बी को अंदर घुसाने में कामयाब हुआ, उनकी संख्या बहुत सीमित थी। यदि वे जंगल में होते, जब तक लाइटिंग और फायर वाला मैजिशियन आसपास नहीं होता, उन्हें यहाँ सभी को मारने में कोई समस्या नहीं होती। मैं देखना चाहूंगा कि क्या आप उनकी हमेशा के लिए रक्षा कर सकते हैं। फेंगू को पता था कि वह स्थान सिटी हंटर्स से घिरा हुआ था। वह तुरंत पीछे हट गया और मौत की घनी उपस्थिति के अंदर छिप गया। अगर मैं तुम्हारे जैसे पागल को अभी यहाँ ही मार दूं तो मुझे उनकी हमेशा रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समीक्षा ने ठंडेपन से कहा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास ऐसा करने की ताकत है या नहीं। फेंगू की आवाज मौत के घने बादल से आई। हालांकि जब समीक्षा फेंगू को रोकने के लिए आगे बढ़ी तो वह अजीब तरह से हवा में गायब हो गया था। यह स्पष्ट था कि फेंगू ने भागने की तैयारी पहले से ही कर ली थी। आखिरकार वह जानता था कि सिटी हंटर्स को कम नहीं आंका जाना चाहिए। समीक्षा ने आगे पीछा नहीं किया। वह स्वयं काफी घायल हो गई थी। उसने बच्चों और कुछ बूढ़े ग्रामीणों की रक्षा करके अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। समीक्षा प्रेमा के पास गई, जिसकी भुजाएं फट गई थी। वह नहीं जानती थी कि 2 जीवित ज़ॉम्बी द्वारा पीछा किए जाने के बाद वह कैसे बच गया था। प्रमुख, क्या आप ठीक है? समीक्षा ने उस आदमी की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जब मुखिया ने समीक्षा को देखा, जिसका मुंह अभी भी खून से सना हुआ था, तो उसने तुरंत कंधे उचकाए और उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। उसने समीक्षा द्वारा ज़ॉम्बी को अपने नुकीले दांतों से काटने के बाद उसे मारने के दृश्यों को देखा था। इसके अलावा प्रमुख को स्पष्ट रूप से याद था कि गौजी ने उल्लेख किया था कि कैसे महिला तब भी जीवित थी जब उसके दिल में चाकू मार दिया गया था। प्रेमा ने शुरू में सोचा था कि गौजी से बस ऐसे ही बातें बना रहा है, क्योंकि वह हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहा था। फिर भी वह महिला भी ज़ॉम्बी में से एक निकली। प्रेमा को ऐसा लगा। मुखिया ने कुछ ही बार गांव छोड़ा था। वह ब्लड ट्राइब के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। जब वह ज़ॉम्बी या कुछ इसी तरह के बारे में सोचता था तो वह पूरी तरह से भयभीत हो जाता था। जब समीक्षा ने मुखिया के चेहरे पर डर देखा तो उसके पीले चेहरे पर एक आत्म उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। वह झट से थोड़ी पीछे हट गई। कदमों की आवाज निवास के प्रवेश द्वार के पास पहुंची। उसके बाद वर्दी में हंटरों का एक समूह उस स्थान पर घुस आया। जब हंटरों ने जगह जगह लाशें बिखरी देखी तो वे चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी विचित्र होगी। घनी भौहों वाली को अनुभवी कप्तान ने तुरंत फोन किया। यह ज़ॉम्बी नहीं है, यह जीवित लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे वे भाग गए हैं। लाल बागे में एक महिला हंटर ने कहा। तुम लोग वहां हो, जाओ और बचे हुए लोगों को बचाओ। बाकी लोग उस जगह की तलाशी ले और देखें कि क्या वहां कोई ज़ॉम्बी बचा है या नहीं। कैप्टन मोटी बूहों के साथ मुखिया और ग्रामीणों के पास गया। कैप्टन ने पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, फिर भी चीफ का चेहरा उदास था। रितिका अपेक्षाकृत एकत्र थी। उसने तुरंत हंटरों से उन बच्चों की तलाश करने को कहा जो भाग गए थे, ताकि उनके साथ कुछ अमानवीय ना हो। आप काफी घायल है,
क्या मुझे किसी से आपको अस्पताल भेजने के लिए कहना चाहिए? समीक्षा के पास जाते समय कप्तान ने चिंतित होकर पूछा। यह ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वह मरी नहीं है। उसके दांत नुकीले हैं। इससे पहले कि समीक्षा अपना वाक्य पूरा कर पाती, चीफ प्रेमा जोर से चिल्लाने लगा। अध्यक्ष! रितिका चिल्लाई, पर मुख के अपमानजनक रोने को रोकने की कोशिश कर रही थी। वह ज़ॉम्बी है, वह उनकी जैसी ही है, वो हम सभी को मारने जा रही है। प्रेमा ने समीक्षा पर अपनी उंगली उठाई और आतंक से चिल्लाया। कप्तान एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने तुरंत समीक्षा के शरीर पर घावों का निरीक्षण किया और पाया कि गंभीर चोटों के बावजूद खून का कोई निशान नहीं था। महिला हंटर ने समीक्षा पर भी अपनी नजर जमाई और ठंडे स्वर में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि उसका मुंह खून से सना हुआ है। यह उसका भी नहीं है। कोई उसे नीचे ले आओ और मार डालो। यह सब इतनी जल्दी हुआ। समीक्षा ने कभी नहीं सोचा था कि प्रेमा अचानक उसके साथ अनबन हो जाएगा। जब उसने महिला हंटर की आकृति को सुनहरी चमक बिखेरते हुए देखा तो वह अवचेतन रूप से पीछे हट गई, क्योंकि वह तेज रोशनी से जलने के प्रति बेहद संवेदनशील थी। जब कैप्टन ने उसकी अमानवीय गति देखी तो उसे यकीन हो गया कि महिला इंसान नहीं है। उसे मार डालो, ऐसी दुष्ट औरत! कैप्टन ने तुरंत मान लिया कि जगह के आसपास सभी शवों के लिए समीक्षा जिम्मेदार थी। निवास के प्रत्येक हंटर ने तुरंत समीक्षा को अपने लक्ष्य के रूप में देखा। रुको, वह हमारी मदद कर रही थी, उसने लोगों को नहीं मारा, रितिका चिल्लाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। सिटी हंटर्स के पास ऐसी किसी भी चीज को मारने का अधिकार है जिसे मानव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। हंटरों ने कोई दया नहीं दिखाई। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि समीक्षा इंसान नहीं है, उसे जीवित रहने देने का कोई इरादा नहीं था। बर्फ की जंजीरें जमीन से फूटी और समीक्षा पर तेजी से गिरी। जब समीक्षा हवा में उछल रही थी तो जंजीरों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और तेजी से उलझा दिया। आग की लपटें अंधेरे में फैल गई। पहले हमले के ठीक बाद एक विशाल फायर फिस्ट आई। समीक्षा अभी भी बर्फ की जंजीरों में उलझी हुई थी। उसके पास हमले से बचने का कोई मौका नहीं था। उसे फायर फिस्ट द्वारा उड़ते हुए घरों में भेजा गया जो पूरी तरह से मलबे में ढह गए। इससे पहले कि फायर फिस्ट की लपटें बुझती, एक तेज झोंके ने मलबे को घेर लिया, जिससे उस जगह के चारों ओर हवा की दीवारें बन गई और उसके अंदर मौजूद हर चीज टुकड़ों में कुचल गई। समीक्षा के पास अपने पैरों पर खड़े होने का तक समय नहीं था और वह तुरंत हवा में खींच ली गई। उसकी कमजोर काया घास के डंठल की तरह छोटी लग रही थी। जब समीर और रितिका ने स्थिति देखी तो मदद करने की कोशिश की, फिर भी वहां बहुत सारे हंटर थे। एक के बाद एक इंटरमीडिएट स्पिल लगातार डाले गए। जिस रॉक बैरियर को समीर ने समीक्षा की रक्षा के लिए बुलाया था उसे तुरंत टुकड़ों में कुचल दिया गया। अगर तुम दोनों ने दोबारा हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो हम तुम दोनों को भी मार डालेंगे। सिटी हंटर्स कभी भी उसके जैसी चीज को शहर में मौजूद नहीं रहने देंगे। यदि आप उसकी रक्षा करना जारी रखेंगे तो आपको खतरा माना जाएगा। कैप्टन ने समीर और रितिका पर तंज कसा। उन्हें मेरे पास छोड़ दो। लाल बागे में एक हंटर मुस्कुराई। ब्लैक शैडो ने उसके हाथों को ढक लिया और उसने समीर और रितिका पर 2 विशाल शैडो स्पाइक्स दाग दिए। उन दोनों को विशाल काय शैडो स्पाइक्स ने कीलों से ठोक दिया था। समीर के दिमाग को तुरंत स्पाइक द्वारा सील कर दिया गया, जिससे उसे आगे कोई मैजिक करने से रोक दिया गया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, एक रहस्यमयी हंटर, मिस्टीरियस हंटर। जब रितिका को कीलों से ठोका गया तो वह लगभग रोने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि मुखिया ऐसा क्यों करेगा। यदि समीक्षा ने उनकी रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर नहीं लगाया होता तो हर कोई फैंग किग्गू के कारण मर गया होता। तो क्या हुआ अगर वह ज़ॉम्बी नहीं होती? उसने गांव वालों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था, जबकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य भी नहीं थी। अंत में मुखिया ने उसकी दयालुता का बदला कृतघ्नता से दिया। यदि मुखिया अपने लोगों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था जब उसने सनी बकरी गांव के लोगों की मदद करने ना करने का फैसला किया, तो अब वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था?
जब रितिका ने देखा कि अलग अलग मैजिक उसके पास से गुजर रहे हैं और उसने उस मलबे को नष्ट कर दिया है जिसमें समीक्षा फंसी हुई थी, तो उसने महसूस किया कि उसका दिल जोरों से धड़कने लगा है। यह काफी है, हमें रिपोर्ट करने के लिए उसकी लाश की जरूरत है। यहाँ बहुत सारे लोग मर चुके हैं। कप्तान ने घनी बोहों के साथ लगातार हमलों को रोकने का आदेश दिया। उसने यहाँ के लोगों को भी नहीं मारा, रितिका ने गुस्से में डांटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कम से कम एक को पकड़ लिया है, हंटर ने शांति से कहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके देर से आने के कारण कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और अब आप इसके बजाय उस पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, रितिका चिल्लाई। हम देर से आए? अगर हम समय पर ना पहुंचते तो वह औरत तुम सबको मार डालती। अब तुम हमें डांटने के लिए जीवित नहीं रहोगे, हंटर ने कहा। प्रमुख कुछ कहे, उन्हें बताए कि। प्रमुख प्रेमा चुप रहा। उसने जटिल दृष्टि से अपना सिर नीचे झुका लिया। शव कहाँ है? क्या हमने उसे विस्फोट से राख कर दिया? हंटरों में से एक ने कहा। असंभव, महिला असाधारण रूप से मजबूत थी। जब मेरी फायर फिस्ट उस पर लगी तो वह हिली तक नहीं। हंटर मलबे की खोज करते रहे, फिर भी उन्हें कुछ फटे कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। घनी बोहों वाले कैप्टन ने तुरंत लोगों को एक तरफ धकेल दिया और खुद शव की तलाश की, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। क्या वह भाग गई? हंटर ने आश्चर्य से कहा। वो हमसे नहीं बचेगी। दूसरों को उसका पता लगाने के लिए कहे। हम उसे प्राचीन राजधानी में रहने नहीं दे सकते, कैप्टन ने गुस्से से कहा। साफ आसमान से ठंडी बूंदाबांदी किसी प्राचीन छोटी गली में गिर रही थी। गली में खिड़कियों और दरवाजे कसकर बंद कर दिए गए थे। अंधेरे में आसपास किसी पैदल यात्री का कोई निशान नहीं था। छाया से धीरे धीरे एक ग्लैमरस शैडो दिखाई दी। बारिश के कारण उसके बाल बिखर गए थे। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हालत में थे। उसकी खुली त्वचा घावों से ढकी हुई थी। वह दीवारों को पकड़कर लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। वह कभी कभी जोरों से खांसती थी, मुंह से खून उगलती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, वह लड़की होशियार थी कि उसने वह गिलास नहीं पिया जिसमें मैंने नशीला पदार्थ मिलाया था। अन्यथा मैं उसे अभी एक कोने में खींच कर ले जाता और उसे 7वें आसमान पर भेज देता। गली में एक कर्कश आवाज बोली। हमारे बारे में क्या ख्याल है? मुझे उस लड़की की टांगें बहुत पसंद आई। वे बहुत लंबी हैं। मुझे आश्चर्य है कि जब वे मेरी कमर के चारों ओर लपेटेंगे तो कैसा महसूस होगा। बॉस देखो, कान में बाली पहने युवक ने काली काली गली में सेक्सी पीठ की ओर इशारा करते हुए कहा। वह नशे में लग रही है। उसे देखकर ही मुझे घबराहट हो रही है। वो कमर, वो टांगी, हाय। पहले वाला चूजा भागने में कामयाब रहा, लेकिन अब हमें एक बेहतर चूजा मिल गया है। उसके कपड़ों को देखो, ऐसा लगता है जैसे वह पहले भी बहुत खराब समय से गुजर चुकी है। बाली वाले युवक पूरी तरह से उत्साहित था। आओ उसके पीछे चले। मैंने कभी इसे बारिश में करने की कोशिश नहीं की। इतनी खूबसूरत किसी के साथ तो बात ही छोड़िए। कुछ युवक जिनके पास से शराब की तेज गंध आ रही थी तेजी से आगे बढ़े। जो व्यक्ति गले में सोने की चैन पहने हुए आगे बढ़ रहा था वह समीक्षा के पास गया और उसके चेहरे की ओर देखने लगा। एक नजर डालते ही वह एकदम हैरान रह गया। एक सच्ची सुंदरता। वह न केवल सुंदर थी बल्कि उसका स्वभाव भी आकर्षक था। उसकी खुली कॉलर हड्डियां उसकी रक्षा करने की तीव्र इच्छा पैदा कर रही थी। अरे सुंदरी, क्या तुम नशे में हो? हमारी जगह तो सामने ही है। क्या आप आराम करने के लिए हमारे साथ आना चाहेगी? हाथ में छाता पकड़े सोने की चैन वाले इंसान ने कहा। हाँ, अन्य दो इतने उत्साहित थे कि उनमें उस पर झपटने की तीव्र इच्छा थी। वह बहुत ही आकर्षक थी। समीक्षा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से अचानक प्रकाश की एक अमानवीय झिलमिलाहट निकली। उसने उन छोटे गुंडों पर नजर डाली जो उसका बेरुखी से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। यदि वह सिर्फ एक कमजोर महिला होती तो भगवान जानता था कि वे उसके साथ क्या करेंगे। मैल, समीक्षा ने ठंडे स्वर में गाली दी। तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने जा रहे हैं? बाली वाला युवक जोर से हंसा।
चलो पहले मुझे आने दो। दूसरे युवक ने समीक्षा की ओर अपना हाथ बढ़ाया। वह उसकी लंबी टांगों को सहलाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। समीक्षा तुरंत घूमी और अपने लाल ऊपरी होंठ के नीचे नुकीले दांत दिखाने लगी। अंधेरी गली में नुकीले नुकीले दांत ठंड से टिमटिमा रहे थे। उसकी अमानवीय आंखों की जोड़ी के साथ उन्होंने उसे एक भयानक भयभीत करने वाला रूप दे दिया। समीक्षा के पैर छूने की कोशिश कर रहा युवक दंग रह गया। वह अपनी जगह पर जम गया, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। समीक्षा की आंखों से दो और झिलमिलाहट के साथ उसने दो अन्य गैंगस्टरों पर भी वही मैजिक किया। विकृत मुस्कुराहट वाले लोग तुरंत कांप उठे, इससे पहले कि उनके चेहरे पर कठपुतलियों की तरह खाली भाव आ जाते। मुझे वहां ले जाओ जहां तुम रहते हो, समीक्षा ने उदासीनता से कहा। हाँ, तीनों पूरी तरह से बुद्धिहीन, चलते फिरते मांस में बदल गए। वे मंत्रमुग्ध समीक्षा को एक महारानी की तरह गली के अंत तक ले गए। समीक्षा के खून के दांत अभी भी उसके होठों के सामने निकले हुए थे। उसने तीनों आदमियों की गर्दनों पर नजर डाली। गंभीर चोटों से पीड़ित होने के बाद ब्लड ट्राइब को खून पीने की तीव्र इच्छा हुई। वह पहले से ही उनके अल्कोहल युक्त खून की गंध महसूस कर सकती थी। बेसिक रूप से यदि वह उनका खून पीती तो वह तुरंत अपनी चोटों से उभर जाती। समीक्षा ने एक गहरी सांस ली और अंत में गंदा खून पीने की इच्छा को रोक लिया। उसे उन तीन दुष्टों को छूने के विचार से ही घृणा महसूस होती थी। उनकी गर्दन पर अपने होंठ चिपकाकर उनका खून पीना तो दूर की बात थी। जैसे ही वह गली के अंत में पहुंची, उसने काफी अच्छी स्थिति में एक घर देखा। उनमें से एक को उसके साफ कपड़े खरीदने के लिए और दूसरे को उसके लिए रक्त सीरम लाने के लिए भेज दिया। समीक्षा ने उन्हें एक कमरे में ले जाने के लिए नियंत्रित किया। कपड़े काफी जल्दी आ गए, लेकिन रक्त सीरम बहुत महंगे थे। इसके अलावा रक्त सीरम खरीदने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना नाम रिकॉर्ड करना होगा और एक मैजिशियन द्वारा अनुमति पत्र होना चाहिए। एक साधारण गैंगस्टर निश्चित रूप से इसे खरीदने में सक्षम नहीं होगा, जिससे समीक्षा मुश्किल स्थिति में आ जाएगी। उसने अपना प्राथमिक रक्त काफी मात्रा में खो दिया था। यदि उसने कैटी की भरपाई नहीं की तो वह कमजोर स्थिति में रहेगी। न केवल वह बहुत धीमी गति से ठीक हो जाएंगी, बल्कि इसका असर उसके कार्यों पर भी पड़ेगा। वहां कौन है? जब समीक्षा यह सोचकर खोई हुई थी कि क्या किया जाए, तभी उसने बगीचे में किसी को हिलते हुए सुना। वह व्यक्ति बहुत फुर्तीला था और समीक्षा ने बमुश्किल उसको देखा। सच तो यह था कि किसी इंसान के लिए उसकी पहचान से बचना लगभग असंभव था। समीक्षा बाहर भागी और देखा कि बगीचा खाली था। शेड के नीचे कुछ लाल रंग की चीजों के अलावा कुछ पैकेट थे। रक्त सीरम? समीक्षा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उसने तुरंत इधर उधर देखा। यह जानना चाहा कि उसकी इतनी सख्त जरूरत वाली चीज यहाँ किसने रखी है, लेकिन वह जगह पूरी तरह से खाली थी। वास्तव में यह किसने किया? उसे कैसे पता चला कि मुझे इसकी जरूरत है? क्या इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति हमेशा से मेरा पीछा कर रहा है? समीक्षा ने रक्त सीरम को घूरते हुए असमंजस में बुदबुदाया। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ समीक्षा ने उन्हें तुरंत ले लिया। यदि व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था तो वह पहले ही ऐसा कर सकता था। वह अत्यंत कमजोर स्थिति में थी, यहाँ तक कि एक साधारण इंटरमीडिएट मैजिशियन भी अभी भी अपना जीवन खो सकता था उसके सामने। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।